नमस्कार। आज हम हिमालय के उस राज को खोलने वाले हैं जिसे स्कूल की किताबों में समझना हमेशा थोड़ा मुश्किल लगता था। कौन सा राज? कि आखिर ये पहाड़ एक दूसरे के पीछे जमे कैसे हैं। अक्सर हम हिमालय का नाम सुनते हैं और दिमाग में बस एक विशाल बर्फीली दीवार की तस्वीर आती है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन असलियत कहीं ज्यादा दिलचस्प और कह सकते हैं परतदार है। परतदार? बिल्कुल। हिमालय कोई एक अखंड पहाड़ नहीं है। ये तो जैसे प्याज की परतें होती है ना, वैसी कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो एक दूसरे के पीछे खड़ी हैं। अच्छा। और हर परत की अपनी अलग कहानी है, अपनी अलग पहचान। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हम उत्तर से दक्षिण की ओर एक सफर पर चलेंगे और इन परतों को एक एक करके समझेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले पार हिमालय, फिर वृहद हिमालय, उसके बाद लघु या मध्य हिमालय और आखिर में शिवालिक। अरे वाह, ये नाम सुनते ही स्कूल की भूगोल की क्लास याद आ जाती है। और सबसे बड़ी चुनौती भी। चुनौती? हाँ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, इतने सारे नाम हैं कि कौन सा कहाँ है ये याद रखना ही अपने आप में एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। हाँ, सही कहा। पर मुझे लगता है हमारे स्रोतों में इसका एक बहुत ही आसान तोड़ दिया गया है क्या? हाँ, और ये एक ऐसा शॉर्टकट है जो इस पूरे नक्शे को दिमाग में साफ कर देता है। एक्रोनिम है KLZPD। KLZPD। ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाने का फॉर्मूला है। अच्छा, चलिए इसे खोलकर देखते हैं। K से काराकोरम होगा जो सबसे ऊपर सबसे उत्तर में है। बिल्कुल। उसके ठीक दक्षिण में L से लद्दाख, फिर Z से जास्कर। एकदम सही। यहाँ तक तो हम हिमालय के ऊपरी हिस्से में हैं। इसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं तो P से पीर पंजाल और फिर D से धौलाधर। KLZPD। अरे वाह, बस ये 5 अक्षर याद रखने से हिमालय की रीढ़ की हड्डी का पूरा ढांचा समझ में आ जाता है। ये वाकई कमाल का है। और ये ढांचा इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बिना हिमालय बस नामों का एक उलझा हुआ जाल लगता है। ये हमें एक फ्रेमवर्क देता है। तो चलिए इसी क्रम का इस्तेमाल करते हुए अपनी यात्रा शुरू करते हैं सबसे उत्तरी परत से। ठीक है। पार हिमालय यानी ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय नाम से ही लगता है हिमालय के पार, मतलब ये वो हिस्सा है जो मुख्य हिमालयी दीवार के भी पीछे है। एकदम सही पकड़ा आपने। इसीलिए इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा तिब्बत के पठार में पड़ता है। अच्छा। और जैसा आपने कहा, ये कोई एक अकेली रेंज नहीं है। हमारे KLZPD फॉर्मूले की पहली 3 श्रृंखलाएं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर इसी पार हिमालय का हिस्सा है। ओके, KL और Z। हाँ, और इनके साथ एक और महत्वपूर्ण श्रेणी है कैलाश, जहाँ से हमारी कई पवित्र नदियां निकलती हैं। अरे, तो कैलाश पर्वत भी इसी पार हिमालयी सिस्टम का हिस्सा है। ये एक नई जानकारी है। और स्रोतों में एक और बात कही गई है जो मुझे थोड़ी हैरान करती है। क्या? कि इस इलाके में पेड़ पौधे लगभग ना के बराबर हैं। हम पहाड़ों के बारे में सोचते हैं तो देवदार और चीड़ के जंगल आंखों के सामने आते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि ये एक वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो रीजन में पड़ता है। रेन शैडो, ये क्या होता है? इसे आसान भाषा में समझे तो जब मॉनसून के बादलें दक्षिण से आती हैं तो वो वृहद हिमालय की ऊंची दीवारों से टकराकर अपना सारा पानी वहीं बरसा देती हैं। अच्छा। उन ऊंचे पहाड़ों को पार करके जब हवाएं पार हिमालय तक पहुंचती हैं तो वो एकदम सूखी हो चुकी होती हैं। नतीजा, ये एक विशाल ठंडा रेगिस्तान है। ऊंचाई बहुत है, ठंड बहुत है, लेकिन बारिश नहीं है। वाह, मतलब एक बर्फीला रेगिस्तान। ये सोचना ही कितना अलग है। और इसी इलाके में मौजूद काराकोरम रेंज के बारे में एक बहुत दमदार उपाधि दी गई है, उच्च एशिया की रीढ़ या बैकबोन ऑफ हाई एशिया। ये सिर्फ एक नाम है या इसका कोई गहरा मतलब है? इसका बहुत गहरा मतलब है। काराकोरम सिर्फ भारत या तिब्बत के लिए नहीं, बल्कि पूरे मध्य एशिया के लिए एक भू राजनीतिक और भौगोलिक धुरी की तरह है। अच्छा। ये विशाल ग्लेशियरों का घर है जहां से निकलने वाली नदियां कई देशों की जीवन रेखाएं हैं। और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 भी यही है। तो रीढ़ की हड्डी कहना इसकी अहमियत को बिल्कुल सही तरीके से दर्शाता है। सही। और एक रोचक तथ्य ये भी है कि इसका पुराना संस्कृत नाम किशनगिरी था। किशनगिरी, कृष्ण का पर्वत। जी। ये जानना कितना दिलचस्प है। तो ठीक है, हमने पहली परत यानी पार हिमालय को समझ लिया। अब हम दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। अगली परत है वृहद हिमालय। लेकिन क्या हम बस एक घाटी पार करके दूसरी रेंज में पहुंच जाते हैं
या इनके बीच कोई बड़ी सीमा है? नहीं, इनके बीच एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक सीमा है। ये दोनों हिस्से एक दूसरे से इंडस सैंगपो शचर जोन नाम की एक फॉल्ट लाइन से अलग होते हैं। इंडस सैंगपो शचर जोन, ये तो काफी टेक्निकल नाम है। हाँ। स्यूचर जोन का मतलब है सिलाई की रेखा। ये वो जगह है जहां करोड़ों साल पहले भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से पहली बार टकराई और उसके नीचे धंसना शुरू हुई। तो ये वो सिलाई है जिसने भारत को एशिया से जोड़ा और हिमालय को जन्म दिया। बिल्कुल। इसे ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे कोई कालीन को दीवार की तरफ जोर से धकेले तो उसमें एक के बाद एक सिलवटें बनती जाती हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा उदाहरण है। तो हिमालय भी कुछ वैसा ही है और ये फॉल्ट लाइंस उन बड़ी सिलवटों के बीच की सीमाएं हैं। कमाल है। अब आते हैं उस दूसरी और सबसे मशहूर सिलवट पर, वृहद हिमालय। इसका एक और बहुत खूबसूरत नाम है, हिमाद्री। हिमाद्री यानी हिम का घर या बर्फ का निवास। ये नाम इसे इसलिए दिया गया क्योंकि ये हिमालय की वो परत है जो हमेशा साल के 12 महीने बर्फ की मोटी चादर से ढकी रहती है। अच्छा। और एक बेहद जरूरी बात ये कि ये हिमालय की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। जब टक्कर हुई तो सबसे पहली और सबसे ऊंची सिलवट यही बनी थी। इसकी औसत ऊंचाई ही 6100 मीटर है। 1 मिनट, 6100 मीटर औसत ऊंचाई? जी। तो अगर ये सबसे पुरानी परत है और सबसे ऊंची भी, इसका मतलब जब पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा पर चढ़ रहे होते हैं तो वो असल में हिमालय के सबसे पुराने हिस्से पर चढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही जोड़ा। मैंने इसे कभी इस तरह से नहीं सोचा था। और जाहिर है यहीं पर वो चोटियां हैं जिनका नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, दुनिया की छत यही है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी नई ऊंचाई 8848.86 मीटर है, यहीं पर है। और नेपाल में इसे एक बहुत ही सुंदर नाम से जाना जाता है, सागरमाथा। सागरमाथा यानी पर्वतों की रानी। ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास है। इसके अलावा कंचनजंगा जो 8586 मीटर ऊंची है और नेपाल सिक्किम सीमा पर है। फिर उत्तराखंड में हमारी अपनी नंदा देवी और कामेत जैसी विशाल चोटियां हिमाद्री के ताज के हीरे हैं। और ये सिर्फ पत्थर और बर्फ की चोटियां नहीं है। नहीं, ये ताजे पानी के सबसे बड़े स्रोतों में से हैं। भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदियां गंगा और यमुना इन्हीं हिमाद्री के ग्लेशियरों से जन्म लेती हैं। सही। तो ये परत सिर्फ भौगोलिक रूप से ही नहीं बल्कि हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए भी केंद्रीय है। बिल्कुल। तो हिमाद्री की ये विशाल, बर्फीली और लगभग दुर्गम दीवार हमारे सामने है, लेकिन हम जानते हैं कि लोग पहाड़ों में रहते हैं, वहाँ हिल स्टेशंस हैं, गांव हैं। जाहिर है वो सब इस 6000 मीटर की ऊंचाई पर तो नहीं हो सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इन बर्फीले पहाड़ों और हमारे जाने पहचाने पहाड़ी इलाकों के बीच क्या है? बहुत अच्छा सवाल है और यही हमें हमारी अगली परत पर ले जाता है, लघु या मध्यम हिमालय। ओके। और जैसा हमने पहले देखा, इन दोनों के बीच भी एक स्पष्ट भूवैज्ञानिक विभाजन है जिसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। एक और फॉल्ट लाइन? हाँ, एक और बड़ी फॉल्ट लाइन जो हिमाद्री की पुरानी कठोर चट्टानों को लघु हिमालय की थोड़ी नई और अलग तरह की चट्टानों से अलग करती है। और इस लघु हिमालय का एक और नाम है हिमाचल हिमालय। ये नाम सुनते ही शिमला, मनाली की ठंडी हवाएं महसूस होने लगती हैं। तो क्या मैं सही समझ रहा हूं कि हमारे ज्यादातर मशहूर हिल स्टेशंस इसी परत में आते हैं? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, वाह, ये सभी खूबसूरत जगहें इसी लघु हिमालय की गोद में बसी हैं। इसकी औसत ऊंचाई 3000 से 4500 मीटर के बीच है। ये वो गोल्डीलॉक्स जोन है। गोल्डीलॉक्स जोन मतलब न तो हिमाद्री की तरह बहुत ज्यादा कठोर और बर्फीला और न ही मैदानों की तरह गर्म। यहाँ का मौसम और माहौल इंसानी बसावट के लिए एकदम अनुकूल है। कमाल है। तो अगली बार जब मैं नैनीताल में झील के किनारे घूम रहा होऊंगा तो मुझे याद रहेगा कि मैं असल में हिमाचल हिमालय की गोद में हूँ। ये उस जगह को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। हाँ। और हमारे KLGPD फॉर्मूले की आखिरी 2 श्रृंखलाएं P और D, पीरपंजाल और धौलाधर, शायद यहीं आती हैं। एकदम। लघु हिमालय खुद एक बड़ी परत है और इसके अंदर भी पीरपंजाल और धौलाधर जैसी कई समानांतर श्रृंखलाएं हैं। जैसे एक बड़ी किताब के अंदर कई अलग-अलग अध्याय हों। बिल्कुल। पीरपंजाल जम्मू कश्मीर में है और ये लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। सबसे लंबी? हाँ। और उसी के दक्षिण में हिमाचल प्रदेश में खूबसूरत धौलाधर रेंज है जिसके साये में धर्मशाला जैसा शहर बसा है। हाँ।
और थोड़ा पूरब की ओर चलें तो उत्तराखंड में मसूरी और नागटिबा रेंज है और नेपाल में इसे महाभारत रेंज के नाम से जाना जाता है। और यहाँ सिर्फ शहर और जंगल ही नहीं है, स्रोतों में कुछ बहुत ही खूबसूरत घास के मैदानों का जिक्र है जिनके नाम किसी कविता की तरह लगते हैं। हाँ, ये इस इलाके की आत्मा है। जब आप पेड़ों की लाइन से ऊपर निकलते हैं तो अचानक से मखमली घास के हरे भरे ढलान शुरू हो जाते हैं। एल्पाइन मेडोज। जी, अल्पाइन मेडोज। और इनके स्थानीय नाम बहुत सुंदर हैं। कश्मीर में इन्हें मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग। मर्ग का मतलब ही घास का मैदान होता है। सही। गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये नाम सुनते ही आंखों के सामने वो तस्वीरें आ जाती हैं। और उत्तराखंड में भी तो इनका एक खास नाम है। उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल या पयार कहते हैं। आप कल्पना कीजिए, जहां तक नजर जाए बस हरे घास का कालीन बिछा हो और पृष्ठभूमि में हिमाद्री की बर्फीली चोटियां चमक रही हों। अविश्वसनीय नजारा होता है। ये मर्ग और बुग्याल स्थानीय चरवाहों के लिए जीवन रेखाएं हैं और इस क्षेत्र की नाजुक पारिस्थितिकी का एक अहम हिस्सा भी। वाह, तो अब तक हमने 3 परतें पार कर ली हैं। सबसे पीछे ठंडा रेगिस्तान जैसा पार हिमालय, बीच में दुनिया की छत हिमाद्री, और फिर इंसानी बस्तियों और हरे भरे मैदानों वाला लघु हिमालय। अब हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। इस परत के बाद तो शायद सीधे भारत के विशाल मैदान शुरू हो जाते होंगे। बिल्कुल, हम हिमालय की सबसे दक्षिणी और सबसे नई श्रेणी पर आ गए हैं। इसका नाम है शिवालिक। शिवालिक। इसे बाह्य हिमालय या आउटर हिमालय भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे बाहरी किनारा है। और इसे भी लघु हिमालय से एक फॉल्ट लाइन अलग करती है जिसका नाम है मेन बाउंड्री फॉल्ट। एक और बाउंड्री? ये तो कमाल है कि कैसे हर परत को एक स्पष्ट भूवैज्ञानिक सीमा ने अलग किया हुआ है। पर आपने कहा सबसे नई, इसका क्या मतलब है? क्या ये अभी भी बन रही है? एक तरह से हाँ, ये हिमालय की सबसे नवीनतम संतान है। इसका निर्माण उन नदियों द्वारा लाए गए मलबे, कंकड़ और रेत से हुआ है जो ऊंचे हिमालय से बहकर नीचे आती हैं। अच्छा। लाखों सालों तक ये मलबा जमा होता रहा और फिर टेक्टोनिक प्लेटों के दबाव से ये भी संकुचित होकर ऊपर उठ गया और एक पहाड़ी श्रृंखला बन गई। तो ये एक तरह से बड़े पहाड़ों का ही बचा हुआ हिस्सा है जो खुद एक पहाड़ बन गया। बिल्कुल, इसीलिए इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है, औसतन 900 से 1200 मीटर ही है और इसकी चट्टानें भी पुरानी परतों की तरह कठोर नहीं है। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि देहरादून जैसी घाटियां, जिन्हें दून कहते हैं, वो शायद इन्हीं शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में फंसी हुई हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच जो सपाट लंबी घाटियां हैं, उन्हें ही दून पश्चिम में और द्वार पूर्व में कहा जाता है। जैसे देहरादून, हरिद्वार। एकदम। ये घाटियां बहुत उपजाऊ होती हैं और यहाँ आबादी भी काफी घनी है। तो शिवालिक एक तरह से पहाड़ों और मैदानों के बीच का ट्रांजिशन जोन है। तो चलिए इस पूरी यात्रा को एक बार फिर से देखते हैं। हमने जो समझा वो वाकई हिमालय को देखने का नजरिया बदल देता है। हमने हिमालय को 4 मुख्य समानांतर परतों में बांटा। सबसे उत्तर में ठंडा और शुष्क पार हिमालय, फिर बर्फ का घर और दुनिया की छत वृहद हिमालय, उसके बाद हिल स्टेशंस और हरे भरे मैदानों वाला लघु हिमालय, और आखिर में सबसे नया और छोटा शिवालिक। हमने इन परतों के क्रम को याद रखने का एक शानदार फॉर्मूला भी सीखा। KLZPD। हाँ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। और हमने ये भी देखा कि हर परत एक बड़ी फॉल्ट लाइन से अलग है, जो हमें बताती है कि हिमालय का निर्माण एक सतत और चरणों में होने वाली प्रक्रिया है। ये कोई एक दिन में बनी चीज नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि वृहद हिमालय सबसे पुराना और सबसे ऊंचा है, जबकि शिवालिक सबसे नया है। जी। और हमारे पसंदीदा हिल स्टेशन लघु हिमालय में क्यों है, इसका कारण भी समझ आया। और हाँ, माउंट एवरेस्ट का वो खूबसूरत नाम सागरमाथा, पर्वतों की रानी, ये तो शायद ही कोई भूल पाएगा। और ये पूरी प्रक्रिया, ये टकराव, ये निर्माण आज भी जारी है। भारतीय प्लेट आज भी हर साल कुछ सेंटीमीटर्स की दर से यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक रही है। मतलब कि हिमालय आज भी धीरे धीरे ऊंचा उठ रहा है। हाँ, ये एक जीवित सांस लेता हुआ पर्वत है। बिल्कुल। और यही बात मुझे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। आज हमने हिमालय की संरचना को सबसे पुराने से सबसे नए तक की परतों में समझा, लेकिन ये कहानी खत्म नहीं हुई है ना। जो भूवैज्ञानिक ताकतें आज भी काम कर रही हैं, वे भविष्य में इस परिदृश्य को कैसे बदलेंगी?
क्या लाखों वर्षों में मैदानों के किनारे कोई नई शिवालिक जैसी श्रेणी जन्म ले रही होगी? ये पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं हैं, बल्कि एक चलमान कहानी है जो हमारे सामने लिखी जा रही है।